नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। शानदार ग्लोबल संकेतों से झूमा बाजार। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर। सेंसेक्स 1180 पॉइंट चढ़कर 61,795 पर बंद। निफ्टी 320 पॉइंट चढ़कर 17 जनवरी के ऊपरी स्तर पर क्लोज। आईटी, बैंकिंग, रियल्टी, मेटल्स में बाहर। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के लिए बड़ी खबर। मर्जर के बाद एमएससीआई इंडेक्स में वेटेज बढ़कर होगा दोगुने से ज्यादा। एमएससीआई ने नए नियमों का ऐलान किया। दोनों शेयर्स चमके। राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 6 दोषी रिहा। राज्यपाल के पास अटके मामले को सुप्रीम कोर्ट ने निपटाया। कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले को बताया गलत। ज्ञानव्यापी परिसर में कथित शिवलिंग की जारी रहेगी सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने किया आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानव्यापी परिसर के एसआई सर्वे मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को। बेंगलुरु एयरपोर्ट के T20 का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। वंदे भारत को भी दिखाई हरी झंडी। बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण। छोटे शहरों में ब्रॉडबैंड का विस्तार होगा आसान। ट्राई की सिफारिशों को जल्द मिल सकती है हरी झंडी। 17 नवंबर को कम्युनिकेशन कमीशन की बैठक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे मार्केट अपडेट की, क्योंकि हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में शानदार तेजी रही। ग्लोबल क्यूज बेहतर थे, जिसके बाद तेजी के साथ क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 1181 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी भी 17 जनवरी के ऊपरी स्तरों पर पहुंचा। आज निफ्टी 322 पॉइंट चढ़कर 18,350 पर क्लोज हुआ। क्या रही की हाईलाइट, सबसे पहले समझते हैं उनको। सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ मौजूद है। तो सुमित, बताइए आज की 10 बड़ी बातें। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत काफी मजबूत थे, जिसके तर्ज पे भारतीय बाजारों की शुरुआत बेहतरीन होते हुए दिखाई पड़ी। और शुक्रवार का जो सेशन था उसमें जो गैप अप शुरुआत थी उसको मार्केट ने सस्टेन किया। ये 17 जनवरी 2022 के बाद रिकॉर्ड स्तरों पर मार्केट जाके बंद होते हुए दिखाई पड़े और जो शानदार ग्लोबल संकेत थे उन्होंने ही शुरुआती कारोबार में तेजी प्ले करी, स्पेशली आईटी स्पेस के अंदर, जहां पर तमाम नैस्डैक की तेजी को इंडियन मार्केट में रिफ्लेक्ट कर रहे थे। सेकंड हाफ में बाजार ने रफ्तार पकड़ी एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के दम पर, जहां पर टोटल इंडेक्स के कंट्रीब्यूशन में करीब 200 अंकों या 150 अंकों के आसपास का कंट्रीब्यूशन इन्हीं की तरफ से था। साथ साथ कुछ और हैवी वेट जिसमें रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे शेयर भी पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े और इनके साथ साथ मेटल स्पेस में एक बढ़िया बाइंग थी। तो ये कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स जिनके दम पर इंडेक्स में खरीदारी थी। हालांकि सेकंड हाफ तक आते आते मिड कैप शेयर जो था वो लाल निशान में पहुंच गए और स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी अपनी तेजी या शुरुआती बढ़त जो थी वो गंवाई। लेकिन ओवरऑल इंडेक्स फ्रंट पर एटलीस्ट आज एक बढ़िया मूव मार्केट्स में आता हुआ दिखाई पड़ा। अगर सेक्टर या स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखें तो कहां सबसे ज्यादा एक्शन दिखा? देखिए, अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए जहां पर आज बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था, तो ऑब्वियसली बात है आज एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक दोनों स्टार आपको दिखाई पड़ेंगे। 6% की तेजी एचडीएफसी लिमिटेड में और करीब 6% की तेजी एचडीएफसी बैंक में। इन्फोसिस 4.5% और टेक महिंद्रा करीब 3.5%। तो आईटी और ये दोनों दिग्गज जिनके दम पर बाजार में तेजी थी। इसके अलावा आज निफ्टी के लूजर्स में आइशर मोटर्स करीब 5% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प करीब 1.5% नीचे, ब्रिटानिया करीब 1% नीचे और उसके अलावा एसबीआई 1% नीचे। आइशर का में एक तेज प्रेशर है, तेज बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। न्यू एज आईपीओ में आज खरीदारी थी, तो पीबी फिनटेक 7% ऊपर, कोफोर्ज 6% ऊपर, जीएसपीएल 5% ऊपर और गोदरेज प्रॉपर्टीज करीब 4.5% का उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में इंडियन होटल 7% नीचे, कंटेनर कॉर्प 4.5% नीचे, ट्रेंड 3.5% नीचे और मैक्स हेल्थ केयर करीब 3% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। एफएनओ में लीड कर रहा था इन्फो एज 7.5% ऊपर, कोफोर्ज 6% ऊपर, फर्स्ट सोल्यूशन एचडीएफसी बैंक करीब 5.5 से लेकर 6% तक का मूव यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। और एफएनओ गिरने वाले शेयरों में आज सबसे ज्यादा बिकवाली जीएनएफसी में, नंबर्स के बाद लगातार प्रेशर। इंडियन होटल नंबर्स के बाद 7% नीचे, आइशर 5% नीचे और चंबल फर्टिलाइजर करीब 4% की बिकवाली यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। साथ ही साथ आज के 2 मेगा सेक्टर्स में आईटी, कोफोर्ज करीब 6% ऊपर, एम्फेसिस 5% ऊपर, इन्फोसिस 5% ऊपर और एलएनटी इन्फोटेक करीब 4% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। और बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बंधन बैंक, पीएनबी, एक्सिस बैंक, कुछ ऐसे नाम जहां पर जोरदार खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, इन्फोसिस, टीसीएस, ये कुछ ऐसे नाम जिन्होंने आज बाजार को बढ़िया दम दिखाया।
शुक्रिया सुमित आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो आज मार्केट में तेजी का दिन और तेजी के साथ क्लोजिंग, लेकिन आज की तेजी में सबसे ज्यादा फोकस वाले जो दो स्टॉक्स थे या जिनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था वो थे एचडीएफसी ट्विंस। आज एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के चलते बाजार में तेजी रही। दोनों स्टॉक्स में 7% का मूव देखा। दरअसल एमएससीआई ने नियमों में बदलाव किया है, जिसके मर्जर के बाद इंडेक्स में कंपनी का वेटेज बढ़कर 2 गुना से ज्यादा हो जाएगा। क्या है डिटेल्स, ये क्या मैथमेटिक्स है, ये इसको समझने के लिए यतिन मोहता के पास चलते हैं। तो यतिन बताइए क्या डिटेल्स हैं इस डेवलपमेंट से जुड़ी हुई, कितना वेटेज बढ़ेगा और क्या फायदा होगा? ये बड़े बदलाव जो है एमएससीआई ने अपने रेगुलेशंस में किए हैं और इसका सीधा असर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक पर पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों इकाइयां जो है मर्ज होने वाली हैं। और मर्जर के पहले ऐसे होता है कि कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो यूजुअली इंडेक्सेस जो होते हैं वो अपने इंडेक्स से उनको डिलीट करते हैं, निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। थोड़े दिनों पहले एनएससी ने एक सर्कुलर निकाला था पब्लिक कमेंट्स के लिए, और आज तो एमएससीआई ने बदलावों का अनाउंसमेंट ही कर दिया कि अगर कोई कंपनी में कॉर्पोरेट एक्शन होता है, खास करके मर्जर, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करती है वो पर्टिकुलर एंटिटी, तो इसको जो है डे 1 से इंक्लूड किया जाएगा इंडेक्स में से। ये एक पहलू है बदलाव का। दूसरा पहलू जो है वो ये है कि जो फ्री फ्लोट फैक्टर पहले कॉर्पोरेट एक्शन के बाद आधा टाइम लिया जाता था, अब वो 1 टाइम लिया जाएगा। और इसी वजह से आप देखेंगे जो 0.6% का करंट एमएससीआई इंडेक्स में वेट है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का, वो कंबाइंड एंटिटी का 13% हो जाएगा। जी, तो ये हैं तमाम डिटेल्स। वेटेज सीधे 6% से बढ़कर 13% के आसपास हो जाएगा। उसी का फायदा आज इन दोनों स्टॉक्स को आते हुए दिखाई दिया। शुक्रिया इतने डिटेल्स के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे। गुजरात के साड़न में जुबिलेंट फूडवर्क्स, किर्लोस्कर इंजन ऑयल और मेट्रो ग्लोबल बड़ा निवेश करेंगे। इसी खबर पर एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ केतन जोशी हमारे साथ है। केतन, तो बताइए क्या प्लान है इन कंपनीज का? देखिए, हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है जो सूत्रों ने हमें बताया है। साणंद जीआईडीसी के अंदर 3 लिस्टेड कंपनियां हैं, वो अपना निवेश करने वाली है, अपना प्लांट लगाने वाली है। अगर हम बात करें जुबिलेंट फूड की, तो जुबिलेंट फूड है वो 50,000 स्क्वायर मीटर में अपना प्लांट है वो लगाने जा रही है। साथ ही साथ वहां पश्चिम भारत में वो अपना पेट बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्लांट लगा रही है, जैसा कि हमने सूत्रों से जानकारी मिली है। डोमिनोज ब्रांड से है वो जुबिलेंट फूड अपना कारोबार करती है और यहाँ पर ब्रेड प्रोडक्शन का काम होगा और बैकएंड जितनी भी प्रोडक्ट है वो यहां पर बनेगी। दूसरी जो कंपनी है किर्लोस्कर ऑयल, जो कि ऑयल इंजन बनाने के कारोबार से जुड़ी हुई है। हम आपको बता दें कि कंपनी ने थोड़े समय पहले ही अहमदाबाद की ला गज्जर मशीन की जो कंपनी है उसका अधिग्रहण किया है। तो ये 1 लाख स्क्वायर मीटर में साणंद में अपना प्लांट लगाने जा रहा है और यहां से वो शायद अपना ये एक्सपोर्ट यूनिट के तौर पर भी इसको वो डेवलप कर सकता है। और सूत्र ने तो यहाँ तक बताया है कि कोलगेट पामोलिव जो कि साणंद में प्लांट है, उनके बिल्कुल बगल में जो एक प्लॉट है वहाँ पर ये प्लांट आने वाला है और उनके एमडी हाल फिलहाल ही यहाँ दौरा करके गए हैं। और जो तीसरी कंपनी है मेट्रो ग्लोबल, जो कि केमिकल कारोबार से जुड़ी हुई है, लेकिन अब वो यहाँ पर यानी कि साणंद में एक प्लांट लगाएगी और वो प्लांट होगा पूरा का पूरा पैकेजिंग यूनिट का, और ताइवान से वो पूरा प्लांट इंपोर्ट करेगी। और कुल मिलाकर ये तीन कंपनी के पीछे करीब करीब 600 करोड़ से 1000 करोड़ का निवेश भी होगा और ये प्लांट जल्दी शुरू होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार के साथ उनकी मीटिंग्स भी हो रही है और आने वाले कुछ समय में इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी। जी, शुक्रिया केतन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो कंपनियों का बड़ा निवेश और कहाँ निवेश करेंगी कंपनियां, कितना एक्सपेंड करेंगी क्या उस लैंड का, वो तमाम डिटेल्स आपको केतन ने बताई। लेकिन छोटे शहरों में ब्रॉडबैंड के विस्तार समेत टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव का रास्ता अगले हफ्ते साफ हो सकता है। डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन की बैठक 17 नवंबर को होने वाली है। असीम हमारे साथ मौजूद हैं डिटेल्स के साथ। तो असीम बताइए एग्जैक्टली प्रस्ताव क्या है डिजिटल कमीशन के सामने, समझाइए। देखिए, सरकार जो है देश में लैंडलाइन ब्रॉडबैंड को बढ़ावा जो देना चाहती है। इसके लिए उसने टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई से सिफारिशें जो मांगी थी। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने अपनी सिफारिशों में कहा, अगर आप चाहते हैं देश में लैंडलाइन ब्रॉडबैंड जो है वो बढ़े, तो इसके लिए आपको जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनकी लाइसेंस फीस जो है माफ करनी पड़ेगी। अभी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है वो करीबन 8% की लाइसेंस फीस जो है सरकार को जो देते हैं। साल में करीबन 1000 करोड़ रुपए का सरकार को इससे रेवेन्यू जो आता है। तो अब सरकार जो है इसको माफ करने की तैयारी जो है वो कर रही है। 17 नवंबर को डिजिटल
डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन की बैठक जो होने वाली है। इस बैठक में ट्राई की सिफारिशों के ऊपर विचार जो है वो किया जाएगा। अगर डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन इन सिफारिशों को हरी झंडी जो है दे देता है तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनकी लाइसेंस फीस जो है माफ हो सकती है। खासतौर पर अभी देश में सिर्फ 2.5 से 3% जो है लैंडलाइन कनेक्शन है, लेकिन सरकार चाहती है कि इनकी संख्या तेजी से बढ़े, लोग जो है वर्क फ्रॉम होम जो है वो कर सके। तो इसके लिए सरकार जो है इस जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनकी लाइसेंस फीस अगले 10 साल के लिए माफ जो है वो कर सकती है और 17 नवंबर को होने वाली बैठक में इसके ऊपर मोहर जो है लग सकती है। शुक्रिया आपका सीम में डिटेल्स बताने के लिए। और अमेरिका के वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। जेनेट येलेन भारत दौरे पर आई हुई हैं। जेनेट येलेन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है, लेकिन इन चुनौतियों के बीच अमेरिका और भारत के बीच संबंध और मजबूत होंगे। When Russia launched its brutal, unjustified invasion of Ukraine, this generated an unwelcome shock to fuel and food prices and greatly exacerbated inflation pressures. But challenges like this help strengthen partnerships like the one that exists between the U.S. and India by demonstrating the necessity of cooperation and clear and open communication. और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका को विश्वसनीय पार्टनर बताया। उन्होंने कहा कि जेनेट येलेन के साथ उनकी मुलाकात से अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे, बिजनेस टू बिजनेस लिंक मजबूत होगा। उन्होंने अमेरिका से ग्लोबल आर्थिक चुनौतियों से निपटने में भारत के सहयोग की बात कही। Meeting today will lend greater vigor to our economic relationship, strengthen businesses to business links, and facilitate coordinated policy stance to address the pressing global economic challenges. We will continue to rely on close cooperation with the United States to address the global economic challenges in more coordinated manner and in strengthening multilateralism. 11 और 12 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सिलसिले में मुंबई में कारोबारियों से मिले। उन्होंने सबको मध्य प्रदेश में आकर निवेश करने का न्योता दिया। सहयोगी विपिन भट्ट से एक्सक्लूसिव बातचीत में शिवराज सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश आइडियल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। आप इस समय देश भर में घूम रहे हैं, इनफैक्ट देश और दुनिया सबके जो कारोबारी हैं उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए और इन्वेस्ट कीजिए मध्य प्रदेश में। समिट आपका होने जा रहा है जनवरी में। मान लीजिए मैं एक कारोबारी हूं, तो मेरा पहला सवाल यही होगा कि शिवराज जी, मैं आपके स्टेट में क्यों आऊं, क्या अलग मिलने वाला है मुझे? उद्योग के लिए जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए वो सब मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। मसलन पहली चीज, आप उद्योग लगाएंगे जमीन पे, हमारे पास भूमि उपलब्ध है। 1.25 लाख एकड़ का तो लैंड बैंक है मेरे पास, जिसके पेन ड्राइव मैंने उद्योगपतियों को दे दिए कि देख लो और उंगली रख दो कि हाँ चाहिए, मैं वहां जमीन दे दूंगा। दूसरी बात, जमीन है लेकिन मध्य प्रदेश में कंपेरेटिवली हमारे पास सस्ती लैंड है। मुंबई के मुकाबले, पुणे के मुकाबले, नोएडा के मुकाबले में, मैं किसी राज्य का नहीं कर रहा क्योंकि मैं सब राज्यों का आदर करता हूँ। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा राज्यों में होना चाहिए विकास की, तो देश आगे बढ़ता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कंपैरेटिवली सस्ती जमीन हमारे पास मौजूद है। फिर उससे एक और महत्वपूर्ण, उससे भी बड़ी चीज है, वो है पावर, बिजली चाहिए। रहीमन बिजली बिन बिजली सब सुन। तो कुल मिला के 24/7 पावर हमारे पास है। पावर सरप्लस स्टेट है मध्य प्रदेश। फिर आपको पानी की उपलब्धता चाहिए, हमारे पास पानी खूब है। नर्मदा जी, अलग अलग बने हुए डैम, जिनमें भरपूर पानी, उद्योगों के लिए रिजर्व है हमारे पास। फिर आपको चाहिए माहौल अच्छा उद्योगों के लिए, मसलन कोई भी लैंड ऑर्डर की समस्या ना रहे। तो मध्य प्रदेश शांति का टापू है। और आज शाम 5 बजे शिवराज सिंह चौहान के साथ ही पूरी बातचीत आप देख सकते हैं सिर्फ CNBC आवाज पर। और राजीव गांधी हत्याकांड मामले के सभी 6 दोषी जेल से रिहा हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज नलिनी और RP रविचंद्रन समेत सभी दोषियों की रिहाई का आदेश दिया था। कोर्ट का आदेश आने के 1 घंटे बाद ही उम्र कैद की सजा काट रहे सभी दोषियों की रिहाई हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर इन दोषियों पर कोई अन्य मामला नहीं है तो इन्हें रिहा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लंबे समय से राज्यपाल ने इस पर कदम नहीं उठाया तो हम उठा रहे हैं। इस मामले में दोषी करार दिए गए
पेरालिबन की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मई में पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। राजीव गांधी हत्या मामले में नलिनी रविचंद्रन, मुरुगन संथन, जय कुमार और रॉबर्ट पायस को रिहा करने का आदेश दिया गया। पेरारिवलन पहले ही इस मामले में रिहा हो चुके हैं। 21 मई 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान तमिलनाडु में एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उन्हें एक महिला ने माला पहनाई थी और इसके बाद धमाका हो गया। इस हादसे में 18 लोगों की मृत्यु हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कोर्ट के आदेश की आलोचना करते हुए फैसले को गलत बताया है। रमेश ने कहा कि उन्हें कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है। और वाराणसी में ज्ञानव्यापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कथित शिवलिंग को सुरक्षा जारी रखने का आदेश दिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने मामले पर सुनवाई की मांग की है, जिसे चीफ जस्टिस ने स्वीकार कर लिया। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानव्यापी परिसर के एएसआई सर्वे मामले की अगली सुनवाई अब 28 नवंबर को होगी। अंजुमन इंतजामिया, मस्जिद कमेटी और अन्य ने सर्वे के आदेश को चुनौती दी थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ी राहत दी है। उसका कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 17 मई और 20 मई का ऑर्डर पारिश किया था, जिससे शिवलिंग वाले एरिया को सील किया गया था, वो सीलिंग ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कंटिन्यू किया टिल फर्दर ऑर्डर्स। साथ ही साथ हमें जवाब देने का भी समय दिया 3 हफ्ते का, कि जो मुस्लिम पक्ष ने याचिका यहाँ पे दायर की है ऑर्डर 7 रूल 11 और साथ ही साथ जो कमीशन के अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट, उस याचिका पे हमें जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया। अब देखने आवाज समाचार। और आज से बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्षमता दोगुना हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंपेगौड़ा एयरपोर्ट के T2 का उद्घाटन किया। 5000 करोड़ की लागत से बने नए टर्मिनल से एयरपोर्ट की यात्री क्षमता अब 6 करोड़ सालाना तक हो गई है। पीएम ने बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु केंपेगौड़ा की 108 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी किया। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश भी जाएंगे, जहां 10,500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बेंगलुरु में आज प्रधानमंत्री ने देश की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। वंदे भारत एक्सप्रेस इस बात का प्रतीक है कि भारत अब रुक रुक चलने वाले दिनों को पीछे छोड़ चुका है। भारत अब तेज दौड़ना चाहता है और इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। साथियों, आने वाले 8-10 सालों में हम भारतीय रेल के कायाकल्प का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव के लिए आज मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें उन्होंने एमसीडी के लिए 10 गारंटी का ऐलान किया है। इन गारंटियों में दिल्ली को साफ सफाई, कूड़े के पहाड़ खत्म करना, पार्किंग की समस्या, अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की हालत सुधारने सहित अन्य बातें शामिल हैं। आपको बता दें कि एमसीडी की 250 सीटों के लिए चुनाव 4 दिसंबर को होंगे, जिसका रिजल्ट 7 दिसंबर को आएगा। और हार्ट के मरीजों में अब ओपन हार्ट सर्जरी के बजाय रोबोटिक सर्जरी की स्वीकार्यता बढ़ रही है। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में हृदय रोग के एक मरीज की ट्रिपल वेसल कॉरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए पूरी तरह से रोबोटिक सर्जरी की गई। ये उत्तर भारत में पहली बार किया गया है। खास बात यह है कि ये मरीज 1 सप्ताह में पूरी तरह से रिकवर भी हो जाएगा। इस रोबोटिक सर्जरी में ओपन हार्ट सर्जरी की तरह सीने की हड्डी में कोई कट नहीं लगाना पड़ता, कम से कम खून निकलता है और सर्जरी के बाद रिकवरी काफी तेज होती है। आज विद इन 10 डेज में आपके सामने बैठा हूँ, तो अगर नहीं तो मैं नहीं समझता हार्ट का कोई पेशेंट सर्जरी करा के आपके सामने बैठ जाएगा और बात करेगा। तो पेनलेस रहा? और हाँ, पेन तो हुआ नहीं। पेनलेस तो मुश्किल से 1-1.5 इंच का एक कट इधर है, एक आधा जो मुझे नजर आया। We don't open the chest bone. It's just tiny holes on either sides of the chest, and patient recovers very quickly. In 3 to 4 days they go home, and within 2 weeks they're back to full normal activity. Because the major scare of heart surgery is opening the chest and recovering by 3 to 6 months.
और दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 साल बाद 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन होने जा रहा है। 14 नवंबर से इस मेले की शुरुआत होगी, वहीं आम जनता के लिए ये 19 नवंबर से खोला जाएगा। इस बार इसकी थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल रखी गई है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में क्या खास होगा, बता रही हैं संवाददाता दीपाली नंदा। दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 साल बाद 41वां इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 14 नवंबर यानी कि सोमवार से शुरू होने जा रहा है। अगर पिछले 2 सालों की बात करें तो 2020 में कोविड की वजह से ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नहीं हुआ था, और वहीं 2021 में कोविड और यहाँ पर चल रही कंस्ट्रक्शन की वजह से इस व्यापार मेले को काफी सीमित दायरे में किया गया था। लेकिन इस बार ये जो व्यापार मेला है अपनी पूरी क्षमता या फिर कहा जाए कि पहले के मुकाबले ज्यादा बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। इस बार जो इस व्यापार मेले की थीम है वो वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल रखी गई है। काफी अहम ये थीम है और इस थीम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने भी हमारे कारीगर हैं, जितने भी आर्टिसन हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, उनके काम की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाएगी और किस तरह से वोकल फॉर लोकल को आगे ग्लोबल मार्केट तक ले जाया जाए उसका प्रदर्शनी भी यहाँ पर किया जाएगा। मैं आपको बता दूं 14 से 18 नवंबर तक बिजनेस डेज रहेंगे, और वहीं अगर मैं आम लोगों की बात करूं तो 19 से 27 नवंबर के बीच ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आम लोगों के लिए खोला जाएगा। वहीं अगर हम इस बार पार्टनर स्टेट्स की बात करें तो 3 पार्टनर स्टेट्स इस बार इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में है, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। और वहीं फोकस स्टेट की बात करें केरल और उत्तर प्रदेश इस बार फोकस स्टेट्स के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में हिस्सा ले रही है। अगर मैं इसकी टिकट्स की बात करूं तो सभी मेट्रो स्टेशन पर आप इसकी टिकट्स ले सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए कि अगर आम लोगों की बात की जाए तो उनके लिए ये व्यापार मेला 19 नवंबर से खोला जाएगा। दीपाली नंदा, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में तो इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी CNBC आवाज पर, ब्रेक के उस पार भी। नमस्कार।